हमने पार्टी इसी बात को लेके शुरू की थी कि बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए। हाँ। ये हमारी पहली एक टैगलाइन समझ लो, कुछ भी जो हमारी पार्टी में है वो छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा पदाधिकारी तक वो अपनी बात रख सकता, अपने विचारों को रख सकता है। सत्ता में एक और आपको बात बताऊं, जितना व्यक्ति संघर्ष करता सत्ता में आने के लिए, उससे ज्यादा संघर्ष करता सत्ता में बने रहने के लिए। जब उसको एक बार सत्ता का नशा लग जाता है, कुर्सी का नशा, सरकारी नशा, जब उसको एक प्रोटोकॉल मिलता है सरकारी, और जब एक उसको महसूस करता है कि आम जनता में। ओके, सो हाय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बढ़िया। तो जैसा मैंने अभी आपका इंट्रोडक्शन दिया और उसमें मैंने मेंशन किया कि आपकी बहुत जैसे आपकी पार्टी है भारतीय कौटिल्य सेना, राइट? तो उस पार्टी को आपने कैसे सोचा 2015 में मुझे ये पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं, तो कैसे आपको वो सजेशन या दिमाग में आया वो चीज़? देखिए मैम, एक्चुअली में क्या है, पढ़ाई के समय से ही मेरा पॉलिटिक्स में रुझान रहा है। ओके। जब मैं छात्र जीवन में रहा तो उस दौरान मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, और कांग्रेस पार्टी में रहते रहते मैंने काफ़ी नज़दीक से इस पार्टी को समझा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने काम किया, और एक केंद्र सरकार की योजना थी मनरेगा के नाम से, जो मजदूरों के लिए थी, महात्मा गांधी जी के नाम पर। उसका मुझे मॉनिटरिंग कमेटी का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बनाया था। काम करते करते कुछ दिन बाद चुनाव आए, तो हमने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव भी लड़ा था, जिला पंचायत का। चुनाव में जब आदमी चुनाव लड़ता, फर्स्ट टाइम जाता है, तो उसका एकमात्र जो है ध्यान, फोकस रहता है जनता पे, और मेरी जो पार्टी है वो मेरे पार्टी के सीनियर लीडर मुझे कितनी मदद करेंगे, उनके उम्मीदों पे ही वो आगे बढ़ता है। सही बात है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा अपने सीनियर जो नेताओं के प्रति, क्योंकि उम्र भी कम थी उस टाइम, ये लगभग 18-19 साल पुरानी बात है जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था। तो अब जो हमारे विपक्ष में थे, जो चुनाव जिनसे हमारा चुनाव था, वो आज वर्तमान में विधायक भी हैं। ओके। 2 बार के बीजेपी से। उनके फादर जो थे वो भी वहाँ पे उस टाइम के कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वक्त भी, और एक बड़ा पोर्टफोलियो उनका पॉलिटिक्स में। तो एक शख्सियत थी, मतलब लोगों के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से विधानसभा। तो हमने वहाँ पे चुनाव लड़ा, तो हमने अपने सीनियर नेताओं की रिक्वायरमेंट करी, भाई इतने बड़े आदमी सामने है, तो हमारा पहला चुनाव है, तो हमारी हेल्प के लिए आओ। हाँ। तो वो एक बार तो आ गए 2-3 नेता हमारे उद्घाटन के टाइम पे, जब हमने कार्यालय का उद्घाटन किया। अब उसके बाद में हमने कन्विंसिंग करा, लोगों के बीच गए। तो गांव का चुनाव होता है बेसिकली, ये देहात का। तो गांव के लोगों ने रिक्वायरमेंट करी, भाई अपने सीनियर नेताओं को लाओ। अब क्योंकि सीनियर नेता हमारे शायद उनके प्रभाव में थे कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका बेटे हैं, अब हम उनको फ़ोन करें, वो हमारा फ़ोन पिक ना करें। अच्छा। हम फ़ोन करें, वो पिक ना करें। तो हमें लोगों ने बताया कि वो आएंगे नहीं तुम्हारी हेल्प के लिए, तो तुम अपने हिसाब से चुनाव लड़ो जो तुम्हें लड़ना है। तो थोड़ी निराशा होती है आदमी को कि जब आपके सीनियर लोग हैं वो आपकी हेल्प के लिए नहीं आ रहे, आपको बीच में छोड़ दिया इन्होंने। खैर हमने चुनाव लड़ा, अच्छे से चुनाव लड़ा, लोगों का काफ़ी समर्थन रहा हमें। चुनाव हम जीत नहीं पाए, लेकिन फाइट अच्छी रही, क्लोज फाइट रही, नज़दीकी। एक अनुभव हुआ बहुत अच्छा। लेकिन इसके साथ साथ हम मनरेगा कमेटी के चेयरमैन थे, तो सीनियर हमने अपनी अलग लाइन खींची। तो हम ये नहीं देखते थे कि मैन बॉडी वाले काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमने खुद काम किया, अपने दम पे, अपने पैसा खर्च किया, अपने संसाधन, अपने यार दोस्तों को साथ रखा, टीम बनाई बहुत ज़बरदस्त। उस टाइम गढ़मुक्तेश्वर तक का जो है एरिया आता था हमारे यहाँ, हापुड़ वगैरह सब गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आते थे। हाँ, बड़ा क्षेत्र था काफ़ी। तो हम लोग जाते थे, कई गाड़ियाँ लेकर जाते थे। तो हमारे सीनियर जो उस टाइम के लीडर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो हमसे नाराज़ हो गए कि यार ये तो हमारी सुनता ही नहीं, अपने को बड़ा नेता मान रहा है। तो हमें वहाँ से भी उन्होंने, जो हमारा पद था डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का मनरेगा कमेटी का, उसका भी हमें हटवा दिया। अच्छा। हाँ, कि ये आदमी ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी कम उम्र है और कुछ को कुछ समझ नहीं रहा। मतलब
क्योंकि रोज़ हम पेपर में छपते थे, मीडिया हमें एंटरटेन कर रही थी, तो उस हिसाब से सीनियर बॉडी को कम स्पेस मिल रहा था, हमें ज़्यादा मिल रहा था। तो हमें वहाँ से भी हटा देगा, चुनाव में हमारी हेल्प नहीं हुई, तो हमें एक निराशा के भाव आए कि भाई अगर हम किसी पार्टी में रहेंगे तो हमें तो उनके दिशा निर्देश पे चलना पड़ेगा, तो हमारी स्वतंत्रता, हमारे विचारों की तो अहमियत ही नहीं है। अब हमने क्योंकि और लोगों से भी कहा भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन वहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं था। वहाँ सिर्फ एक ही थी चापलूसी, चमचागिरी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब उम्र हमारी कम थी, कोई गॉडफादर भी नहीं था हमारा, फिर पार्टी से मोह भंग हुआ। फिर हमने दूसरी पार्टियों में भी लोगों के ऑप्शन आए हमारे पास, क्योंकि हम अच्छी फाइट से हमने चुनाव लड़ा था कि भाई आ जाओ, तुम उसमें आ जाओ, बीजेपी में आ जाओ, तुम समाजवादी पार्टी में आ जाओ, बीएसपी में आ जाओ, लोगों ने अप्रोच किया। लेकिन हमने उनको भी नज़दीक से देखा, हमने सब देखा कि हाँ कहीं भी अगर हम किसी दल से जुड़ गए तो हमारी स्वतंत्रता पे ब्रेक लग जाएगा, हम आज़ादी से बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका दल का एक अपना सिस्टम होता है कि आपको बोलना नहीं है, जो आपको ऊपर से दिशा निर्देश होगा आपको वो फॉलो करना। बेशक आप अच्छा करने जा रहे हो, लेकिन आपकी वहाँ कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब हमें एक ईमानदारी और सच के मार्ग पर चलने की इच्छा थी, तो हमने सोचा भाई क्यों नहीं हम अपना ही दल बनाएं, क्योंकि लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया, हर आदमी को स्वतंत्रता है कि आप दल बना सकते हो, चुनाव भी लड़ सकते हो, तो कोई रोकथाम तो है नहीं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अगर आप डिजर्व करते हो, आप उनकी शर्तें पूरी करते हो, तो आप पार्टी बना सकते हो। तो हमने 2014 में भारतीय कौटिल्य सेना का गठन किया। इसमें भी एक वो है, कौटिल्य शब्द जो आप जानते हो, सब पढ़े लिखे हो, तो ये चाणक्य जी का ही नाम है दूसरा, और चाणक्य विश्व प्रसिद्ध है और प्रखर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वो व्यक्ति क्या महापुरुष थे, और अखंड हिंदुस्तान की जो कल्पना की थी वो इन्होंने की थी। भारत को अखंड हिंदुस्तान बनाने वाले आचार्य चाणक्य जी, जो एक शिक्षक भी थे, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसके शिक्षक भी थे। और वो प्रखर राष्ट्रवादी होने के लिए, अपने राष्ट्र के लिए साम दाम दंड भेद चारों नीति उन्होंने ही मतलब ये ईजाद की थी कि लोगों को अपने देश के लिए ये काम अगर करना पड़े, कोई भी नीति अपनानी पड़े तो अपनाओ, अपने देश के नागरिकों के सुखी भविष्य के लिए। तो हमने चाणक्य जी का नाम लिया कि चाणक्य जी का लोग नाम तो लेते हैं, लेकिन इनको वो सम्मान या वो प्रचार नहीं मिला जो मिलना चाहिए। हाँ, वर्तमान पीढ़ी हमारी जो है इनके बारे में कुछ जानती नहीं है, बस ये है कि चाणक्य नीति इतने तक ही बस खत्म है। हाँ, चाणक्य जी का बुक भी है, सिर्फ चाणक्य बुक भी है, तो लेकिन आजकल बच्चे पढ़ते कम है। हाँ। सोशल मीडिया का जमाना, इंटरनेट आप समझ दो, तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो हमने एक चाणक्य जी के लिए हमने सोचा भाई इतनी महान शख्सियत है, विश्व प्रसिद्ध, तो क्यों ना उनके सम्मान में ही हम एक नाम रखें। हाँ, तो आचार्य चाणक्य जी के विचारों से भी हम बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो बहुत इनके बारे में हमने पढ़ा भी, रिसर्च भी किया कि कैसे इन्होंने एक बच्चे को, चंद्रगुप्त को राजा बनाया, चक्रवर्ती सम्राट बनाया। तो इसको देखते हुए मैडम हम जब दूसरे दलों से हम परेशान हो गए, निराशा देखते हुए हमने अपने पार्टी का गठन किया और इसको हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। हाँ, वेस्ट यूपी में हमारा संगठन काम भी कर रहा है और भविष्य में हमारी योजनाएं भी, जैसे बिहार में चुनाव है अभी 2-3 महीने बाद, तो हमारी चुनाव की जर्नी भी अभी हम शुरू करेंगे बिहार से। अच्छा, बिहार से 2 से 5 कैंडिडेट हमारी बातचीत चल रही है, लगभग फाइनल स्टेज पर है। और उसके बाद फिर 2027 चुनाव जब आएगा तो उसमें भी हमारा प्रयास है कि हम अपने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, मेरठ मंडल के सभी सीटों को लेकर कम से कम 100 सीट पर हमारा कैंडिडेट उतारने का प्रयास है। उसके लिए हम तैयारी धीरे धीरे कर रहे हैं। ओके। तो ये हमारी पॉलिटिकल भारतीय कौटिल्य सेना के बारे में जो बात थी।
ठीक है, तो जैसा आपने एक चीज बताई कि अपनी जर्नी में आपको लगा कि जो और पार्टीज हैं वो काफी रिस्ट्रिक्ट है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखने दे रही है। तो उस चीज में आपने सोचा कि मैं अपना खुद का नहीं, तो वो सोचना आपने सोचा, आपने चीजें चलाई भी, और 2015 से अभी बहुत टाइम भी हो गया। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस आपने खुद अपनी पार्टी में लाए जो शायद दूसरी पार्टी नहीं कर रही है, या फिर जो हो सकता है आपकी पार्टी में भी कई लोग आते होंगे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते होंगे, तो वो रखते हैं नहीं रखते, कैसे वो चेंज आपने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया? देखो श्वेता जी, हमने पार्टी इसी बात को लेके शुरू की थी कि बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए। हाँ। ये हमारी पहली एक टैगलाइन समझ लो, कुछ भी जो हमारी पार्टी में है वो छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा पदाधिकारी तक वो अपनी बात रख सकता, अपने विचारों को रख सकता है। और जब हमारा एक्सपीरियंस दूसरी पार्टियों को देखते ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है हम इस चीज़ को अपनी पार्टी में नहीं लाएंगे। तो हमने अपनी पार्टी में सबको आज़ादी दी हुई है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, कोई भी अपना सुझाव दे सकता है। अगर हम पार्टी के लोगों को लग रहा हमारा कोई डिसीजन कहीं गलत है तो उस पर वो सवाल खड़ा कर सकते हैं, उसकी बात को सुना जाएगा। और हमारा भी ये प्रयास रहता है कि हम अपना कोई भी जो बात को थोपे ना नीचे वालों, एक सामूहिक प्रयास रहता है कि सबकी रजामंदी से ही साथ लेकर तभी कोई निर्णय लिया जाए। तो ये हमारी कोशिश रहती है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके बारे में बात करी थी कि जर्नी ऑफ सक्सेस एक आपका न्यूज़पेपर जी है। जी जी। तो कैसे आपने सोचा कि एक मतलब जर्नी ऑफ सक्सेस होना चाहिए, या फिर एक स्कूल के चेयरमैन, तो आप कैसे सारी चीजें हैंडल भी करते हैं? देखो ऐसा है मैम, भगवान कृष्ण 16 कलाओं में माहिर थे। हाँ। तो हम लोग भी भगवान के वंशज हैं, सब जितने भी हैं। तो अब हमें क्या है कि पढ़ाई में तो इतने अच्छे हम कभी नहीं रहे। अच्छा। हालांकि ग्रेजुएशन हमने किया हुआ है, लेकिन पढ़ाई में कभी हम बहुत अच्छे नहीं रहे। पढ़ने वाले दोस्त थे हमारे सब, लेकिन हम पढ़ने में हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था। जब पढ़ाई की बात होती थी तो हम उठ के चले जाते थे। लेकिन मुझे लेखन का शौक है। अच्छा, लिखने का। हाँ, और जो सब्जेक्ट हमारा जो थे थ्योरी स्कूलिंग पढ़ाई से अलग, वो किताबें पढ़ने का शौक है। अच्छा। जैसे पॉलिटिशियन लोग हैं, या हमारे और धार्मिक बुक्स हैं, आध्यात्मिक बुक्स हैं, खेल से रिलेटेड हैं। तो इन पुस्तकों को पढ़ने का मुझे शौक है। तो मैंने घर पे भी अपने ऑफिस पे भी लाइब्रेरी बनाई हुई है। तो मुझे लेखन की धीरे धीरे आदत पड़ गई लिखने की। अच्छा। आर्टिकल, क्योंकि मैं अपनी कोई भी चीज़ लिखता हूँ, चाहे वो विज्ञप्ति लिखता हूँ अखबारों में न्यूज़पेपर के लिए, चाहे वो मेरा न्यूज़पेपर है उसका संपादकीय लिखता हूँ, उसको भी मैं खुद लिखता हूँ। ओके। हाँ, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, मुझे सच लिखने की आदत है। क्यों लिख भी हो सकता है जो दिल से कोई बात आ रही है। बनावटी चीजें आप अगर लिखोगे वो असर नहीं डालेंगे पाठक पे। पाठक पे वो चीज असर डालेगी आप कोई अंदर से फील कर रहे हो स्वयं। तो कई बार हमारे जो समाचार संपादक हैं उनको भी ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे मैं सच लिखता हूँ। अब किसी के बारे में मैंने लिख दिया, किसी पॉलिटिकल सक्सेस के बारे में लिख दिया, या सरकार के विरोध के बारे में, वो कहते हैं कि सर आप लिखोगे तो हमारे तो विज्ञापन की पार्टी भाग जाएंगी सब। हमें विज्ञापन तो ये लोग देते हैं, और आप सच लिखोगे, सच को सुनना नहीं चाहता। तो आप जो थोड़ा सा हाथ हल्का क्या करो, मतलब कम लिखा करो, या फिर थोड़ा घुमा के लिखो, या घुमा के लिखो, और डायरेक्ट मतलब अटैक मत क्या करो किसी भी पार्टी पे। तो उस चीज को हम देखते हुए फिर हमने थोड़ी सी अपनी शैली को चेंज भी किया। लेकिन लिखता मैं खुद हूँ। अच्छा। अपने संपादकीय खुद लिखता हूँ, अपने आर्टिकल खुद लिखता हूँ, और किसी भी विषय पे मैं लिख सकता हूँ। हाँ। तो इस वजह से मैंने जो है जर्नी ऑफ सक्सेस को स्टार्ट किया। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो जैसा आपका स्कूल भी है अभी, तो अगर हम बात करें कि आज के टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसमें हमें क्या चेंजेस या क्या बदलाव लाने चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा एक सोशल मीडिया का भी इफेक्ट है बच्चों पे। छोटे से छोटे बच्चे आजकल फोन चलाते हैं, उनका सोशल मीडिया एक्टिव रहता है, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ। तो कई लोग पढ़ने के लिए भी यूज करते हैं, कई लोग मतलब दोनों तरीके से हैं सोशल मीडिया का प्रभाव। तो एजुकेशन में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए चेंज, जिससे कि थोड़ा सा इम्पैक्ट हो कि आजकल के जो बच्चे हैं वो एक सही राह पे चले? देखो, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो आपको नीचे से ही ठीक करनी पड़ेगी। हाँ, रूट।
अब शिक्षा जो डिपेंड करती है शिक्षक के ऊपर। हाँ। आपको बच्चे को पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो डिजर्व करता है नहीं करता। हाँ। आजकल क्या हो रहा, किसी को कुछ नौकरी नहीं लग रही, चलो स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लग गई नौकरी प्राइवेट। लेकिन शिक्षक का जीवन में सबसे बड़ा योगदान है। हाँ। अगर आपको योग्य शिक्षक नहीं मिलता तो आप पूरे जीवन भटक जाओगे। आप ये समझ लीजिए, हमें एक्चुअली में क्या है, पूरा पैकेज होना चाहिए हमारे शिक्षक में। मतलब वो एक गुरु की भूमिका में हो, सैलरी वाले टीचर की भूमिका में ना हो। हाँ। सैलरी तो उससे मिले, लेकिन वो हमारे पूरे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, चरित्र उसको डेवलप करे, उसको सामने लाए। हमें जो है सिर्फ किताबी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है कि आपको जो थ्योरी, हमें प्रैक्टिकल भी चाहिए लाइफ में। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का महत्व है। हाँ बिल्कुल, आप जब चलोगे शिक्षा पूरी करने के बाद में, तब आपको सही में संघर्ष करना पड़ता है, तभी आप सामने आते हो पब्लिक के, दुनिया के सामने। तो पता लगता है कि आप कहाँ थे अब तक और आप क्या कर सकते हो, कितना आप में कैलिबर है, कितनी शक्ति है। तो पढ़ाई जो होनी चाहिए, हाँ हम आ रहे हैं अपने मुद्दे पे ही, स्कूल वाले पे। पढ़ाई जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए व्यवहारिक। हमें वो पढ़ाया जाना चाहिए जो हमें जीवन में फेस करना। अब कुछ चीज़ें हमें ऐसी पढ़ा दी जाती हैं कि जो जीवन में काम ही नहीं आती हैं। बहुत सारे हमने ऐसी डिग्री लिए हैं, मैं कहता हूँ 70% स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने डिग्री लिए किसी और सब्जेक्ट के बारे में, और वो जीवन में काम कर रहे हैं कुछ और। हाँ। तो हमारा उसका महत्व क्या है? उसका महत्व हमारे कुछ नहीं है, समय की बर्बादी। दूसरा, हमने कहा कि जो शिक्षक है वो होना चाहिए जो बच्चे के बोलचाल पे भी ध्यान रखे, उसके आचरण पे भी, पर्सनालिटी पे भी ध्यान रखे कि क्या बोल रहा है बच्चा, कैसा व्यवहार कर रहा है, किस विषय में इसका इंटरेस्ट है। बच्चे की हमें योग्यता को भी पहचानना है। हमारा बच्चा पढ़ना तो चाहता है ये वाली बुक, हम पढ़ा रहे हैं उसको ये वाली बुक। हमारा बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, बनाना चाह रहे हैं हम उसको वकील। तो बच्चे की प्रतिभा को हमें देखना पड़ेगा ना। तो जैसे एक गुरु को अच्छे शिष्य की जरूरत होती है, ऐसे शिष्य को भी एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। अगर स्टूडेंट को सही गुरु नहीं मिलेगा, शिक्षक नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा जीवन में सफलता के उसके जो रेस वो कम हो जाएंगे। और एक अच्छा समर्पित भाव से आपको शिक्षा दे रहा है कोई टीचर, तो आपको कोई ऐसी ताकत नहीं आपको रोक दे। आप जो प्राप्त करना चाह रहे हो वो आप प्राप्त कर लोगे। दूसरी बात, शिक्षा में जो करप्शन है, हाँ। जिस पे चोट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और शिक्षा को हमारे यहाँ जो कहा गया, सरस्वती माता इनकी जो आराध्य है शिक्षा की, इसमें पैसे का जो रोल है उसको हमें हटा देना चाहिए। मतलब इनको चलाने वाले कौन है? चलाने वाले सब बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन मीन्स व्यापारी, और व्यापारी जो है उसको चाहिए फीस, उसको चाहिए पैसा, कि मैंने जो है 10 करोड़ रुपए लगा के ये बिल्डिंग बनाई है। तो आपको कुछ भी पेरेंट्स को दिखाना है, उसके पेरेंट्स को आकर्षित करना, बच्चों को आकर्षित करना है, उनकी जेब से फीस निकलवानी है। तो चकाचौंध इतनी ज्यादा आजकल हो गई है स्कूलों कॉलेजों में, जिनकी नीड ही नहीं है बच्चों को। आप वो चीजें प्रेजेंट कर रहे हो और बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है कि पेरेंट्स से ये फीस लेकर आओ, हमें ये करना है, हमें घुड़सवारी करनी है, हमें तैरना है, हमें घूमने जाना है, मतलब हमें ये म्यूजिक, मतलब ये इवेंट्स हो रहे हैं। जो बेसिक चीज़ हैं उनसे ध्यान हटा के जो स्कूल चलाने वाले लोग हैं उन्होंने अपने संसाधन जुटा लिए पैसे कमाने के। अब गरीब का बच्चा तो फिर पढ़ेगा ही नहीं, अमीर का बच्चा ही पढ़ेगा। तो उसमें भी कैटेगरी बना दी गई है, ये अच्छा स्कूल है, ये छोटा स्कूल है, ये बड़ा स्कूल है, जिसकी बिल्डिंग बड़ी है वो बड़ा स्कूल है। जबकि जरूरी नहीं है वहाँ के शिक्षक जो है उनका क्वालिटी हो उनके अंदर वो वाली। अब शिक्षक भी वहाँ किस तरह के हैं कि आपको मोल्ड करना बच्चे को, इस प्रोग्राम में वो कार्यक्रम में भाग लो और नहीं तो तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे। बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बहक जाता, वो अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डालता कि पापा या मम्मी
मुझे जो है 5,000 रुपये दो, कार्यक्रम में मैं तभी भाग ले पाऊंगा, नहीं तो मेरे नंबर कम दे देंगे। उसके बाद फिर प्राइवेट ट्यूटर, हाँ ट्यूशन भी लगाना पड़ेगा आपको। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे सीधे प्रभाव हमारी शिक्षा पर डाल रही हैं, जिसका नुकसान बच्चों को हो रहा है। बच्चों का होने का मतलब है पूरे राष्ट्र को हो रहा, देश को हो रहा। देश को चलाने वाले कौन है? युवा, बच्चे, जो आज छोटे बच्चे, कल को इनको ही देश की बागडोर संभालनी है। यही अधिकारी बनेंगे, IAS PCS, यही नेता बनेंगे, यही बिजनेसमैन बनेंगे। तो आप शुरू में स्टार्टिंग इनकी खराब कर रहे हो, तो ऐसे ही तो रिजल्ट देंगे, जैसा हम बीज बोएंगे वैसे ही तो फल लगेगा। हाँ। तो शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पे बिल्कुल कदम उठाना चाहिए सरकार को, और सरकार की एक मॉनिटरिंग टीम जो उसको बिल्कुल सशक्त करना चाहिए। देखो संसाधन सब है हमारी सरकार के पास, नियम कानून सब बहुत सारे हैं, लेकिन उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो कम है। नहीं, कम नहीं है, उनकी भरमार है, लेकिन उनकी विचारधारा अलग तरह की है, उनको भी पैसा कमाना। हाँ। मतलब नियम बहुत है हमारे यहाँ, कानून बहुत है, कानून पे अमल नहीं किया जाता है। कानून बहुत है, कानून किसके लिए? पैसे वालों के लिए। एक गरीब आदमी पे एक धारा लग रही है, उसमें वो फंस जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। वही धारा अमीर आदमी पे लगी हुई है, वो छूट जाएगा, बरी हो जाएगा। कानून एक ही है, अपराध एक ही है, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। तो अल्टीमेट वही पैसों का खेल है, पैसे का खेल है। भ्रमित किया हुआ जनता को। आपको एक और पते की बात बता रहा हूं, लोग बताते नहीं है ये बात। सरकार को आप क्या समझ रहे हो? सरकार में किसी भी देश की सरकार है जिसमें ऊपर बैठे हुए जो क्रीम है, ऊपर बैठे हुए लोग हैं, अरबों रुपया श्वेता मैम खर्च करते हैं लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। हाँ। और उसको बिजी रखने के लिए। ये बच्चा अपना अधिकार ना मांग ले तो इसका माइंड डाइवर्ट करना हमें दूसरी जगह। हाँ। आज कोई घटना घट गई हमारे देश में और रोष व्याप्त हो गया जनता में, तो हमें दूसरी घटना घटवा देनी है तुरंत, ताकि वो चीजें दिखे लोगों को। हाँ, ये वाला रुक जाए। हाँ, ये रुक जाए, ये आ जाए। हमें किसी सेलिब्रिटी को ले आएंगे तुरंत बाहर से, कि अमेरिका से वो फलाने से जस्टिन बीबर आ गए, माइकल जैक्सन आ गए, तो जनता का ध्यान जो है वहां से हट जाएगा जो हमारे देश में घटना घटी है। हाँ। और उसके वो मतलब एक घटना को असर कम करने के लिए हम दूसरी चीजें प्रेजेंट कर देते हैं पब्लिक के सामने। सरकारें डरती हैं जनता से, सबसे ज्यादा यूथ से। हाँ। अभी हम बात करेंगे आगे यूथ के बारे में भी। तो मैं ये कह रहा था कि आपसे कि अरबों रुपया खर्च करती हैं सरकारें माइंड को डाइवर्ट करने में। अब इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए समय चाहिए। समय बच्चों के पास है नहीं। सबको आगे आगे बढ़ना है। देखो आगे कोई नहीं बढ़ रहा, सब एक ही जगह मरले हैं, पानी भरा हुआ और मिट्टी है, अब भाग रहे हैं सब यहीं फिसल रहे हैं एक जगह। जा कोई कहीं नहीं रहा, कहीं जाएंगे भी नहीं। कोई कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन थोड़ा सा रुक कर एक सोचने समझने की बहुत जरूरत है कि हम अपना देश किसके हाथ में दे रहे हैं। हमारा देश अगर योग्य शासक होगा तो जनता भी योग्य होगी, क्योंकि जनता फॉलो करती है अपने से ऊपर वाले को। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा वैसी प्रजा। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जैसे करेंगे, हम लोग भी ऐसे करेंगे। हमारे वो लोग हमें देखते हैं भी प्रधानमंत्री बढ़िया सूट पहनते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, तो हम भी बढ़िया कपड़े पहनेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी देश की बात कर रहे हैं, हम भी देश की बात करेंगे। तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी प्रजा को कैसे चलाना है। जी अब आगे बताइए। तो जैसा अभी आपने बताया, तो एक्चुअली अगर देखें इन कंक्लूजन, एजुकेशन बिकम्स बिजनेस। एक तरीके से वो बिजनेस ही हो चुका है आजकल के टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बात किया कि एक घटना को दिखाने के लिए हम दूसरों पे डाइवर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मीडिया का पॉइंट है, वो मीडिया हमें हमेशा कभी सत्य तो बताना नहीं चाहेगी, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट को बताती है और इतना बढ़ा चढ़ा के बताती है कि सामने वाले के दिमाग में वो नेगेटिव ऑलरेडी चल चुका होती है। तो वो सच जानने की कोशिश हम करते ही नहीं है। जैसे अगर मैं केस देखूं, विजय माल्या का जो एक केस था,
पहले हमें पता चला था कि विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, लेकिन एक्चुअली में जब अभी रिसेंटली उसका एक पॉडकास्ट आया तो उसने अपनी चीजें क्लैरिफाई करी कि उसमें एक्चुअली रोल गवर्नमेंट का ही था। उसको भगाने का, उसको वो मतलब वो मीडिया में ये न्यूज फैलाने का, या फिर हम जैसे लोगों के माइंड में एक बात डालने की कि हम वो मतलब था ही वो चोर था इसलिए वो भाग गया इंडिया में, इसलिए वो वापस ही नहीं आया, ये वो। तो कुछ ना कुछ ऐसा मीडिया का पॉइंट रहता है जो हमें लगता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम उसके बारे में रिसर्च भी नहीं करते हैं। फिर देखो, मीडिया एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हाँ। 4 स्तंभ बताए गए हैं जिन पे हमारे कानून व्यवस्था चलती है, जिसमें एक मीडिया भी है, पत्रकारिता। और किसी भी देश की पत्रकारिता पर डिपेंड करता है कि आप जो है लोकतंत्र को किस तरीके से चलाओगे। मीडिया पीड़ित को जुल्मी भी साबित कर सकती है, और जो जुल्म करता है उसको पीड़ित भी दिखा सकती है, उसी को प्रेजेंटेशन। अब मीडिया संस्थान जो होते हैं, ये भी अगर आप इनका आप रिसर्च करोगी तो ये भी बड़े लोगों के होते हैं। मीडिया जो है, पत्रकारिता संस्थान चलाना इतना आसान नहीं होता। 10-10, 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए महीने के खर्चे होते हैं इनके। छोटा है, छोटे हैं, मतलब 4-5-6 लाख रुपए के नॉर्मल अखबार जो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अखबार निकाल रहा है कोई सही तरीके से, तो 8-10 लाख रुपए उसके महीने के खर्च होने ही होने। अब उनको अर्निंग क्या है? अर्निंग विज्ञापन। विज्ञापन आप जिसका लगाओगे अपने अखबार में, तो उसकी आप बुराई कैसे लिख सकते हो? आपके तो हाथ कट जाते हैं ना। आप 2 तरह के विज्ञापन होते हैं आपको, एक गवर्नमेंट के विज्ञापन होते हैं, सरकारी संस्थान देती है, एक प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट में हमारे पास आ गए लीडर, नेतागण, स्थानीय जो नेता होते हैं, या कॉमर्शियल विज्ञापन, मान लो कोई संस्थान है, तुम्हारे ये मॉल वगैरह हैं, तो अब दोनों चीजें होगी। इसके अलावा और कोई नहीं है आपके पास कमाई का साधन। आपका स्टाफ भी, उसको सैलरी भी देनी है, बिजली का बिल भी है, गेस्ट आ रहे हैं उनका भी खर्चा है, स्टाफ है सब लोगों का। अब हमने गवर्नमेंट की आलोचना लिख दी सरकार की, भाई सरकार में ने जो ये काम किया है, जाम लगा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ ये होगा, और ये यहाँ पे घटना घट गई, इसमें सरकार कुछ नहीं कर रही, इस बच्चे के साथ ऐसे घटना घट गई, वो घटना, और हमने नाम ले दिया किसी पार्टी का, तो उस पार्टी के विज्ञापन गायब। और वो जो नेता हमारा था जो हमें विज्ञापन दे रखा, उसकी भी नाराजगी होगी। हो सकता फोन भी आ जाए शाम को कि शर्मा जी आपने हमारे बारे में लिख दिया, हम तो आपको इतना कोऑपरेट करते हैं, हम तो दिवाली पे आपको विज्ञापन देते हैं, आपको जो होली पे देते हैं, हम जो साल में 5 विज्ञापन दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं। तो आप यहाँ आके आपकी प्राइवेट जो पार्टी थी वो खत्म हो गई। अब आपने सरकार को नाराज कर दिया, तो सरकारी जो संस्था, मान लिया हमारा गाजियाबाद में जितनी अथॉरिटी है, मान लिया जीडीए है, नगर निगम है, हमने इनके बारे में कुछ छाप दिया कि जी पानी भर रहा नालों में, यहाँ जो है बारिश में जो है, और यहाँ जाम लग गया इस वजह से, तो नगर निगम की हमने लिख दी विफलता, तो नगर निगम के विज्ञापन बंद। अगर हम सत्य लिखना शुरू कर देंगे तो हमारी अर्निंग 1 रुपया भी आनी बंद हो जाएगी, संस्थान बंद हो जाएगा। दूसरी बात एक और मैं बता दूं आपको, ये तो होगी स्थानीय। अब आप बड़े चैनल हैं, आज तक है, एबीपी न्यूज है, न्यूज 24 है, ये भी सब व्यापारी लोग चला रहे हैं, या बड़े नेता चला रहे हैं, मंत्री चला रहे हैं, कैबिनेट, या इनके रिश्तेदार चलाए हुए हैं। फ्रंट पर लोग और हैं, बैक में कोई और है, तो कोई है। हाँ। ये सब लोग भी क्या है, सरकारी विज्ञापनों पर आधारित हैं, या लाइजनिंग वगैरह करते हैं सरकारों की। आपने सरकार का मंत्री जी का फोन करा दिया, ये पैसे आ गए, काम हो गया। अब आप जो है मान लिया जिद्दी स्वभाव के हो कि मैं तो सच लिखूंगा बिल्कुल, और सच लिखूंगा चाहे कुछ भी मेरा नुकसान हो जाए। अब आपने गवर्नमेंट के खिलाफ लिख दिया, गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया, भैया थोड़ा हाथ हल्का रखो, नहीं तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो जाएगा, तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तो आपको तुरंत झटका लगेगा, शौक कि मेरे तो हाथ में जो हथियार है वही छीन जाएगा।
तो आपको पहली धमकी पे ही आप सचेत हो जाओगे। तो आपकी जो आवाज़ है जो सच बोल रही है उस पर ब्रेक लग जाएगा। ऐसी अखबार है जो आपकी लेखनी है, जो आप सच लिखना चाह रहे हो, जो माइंड में आपके सच है, आप उस पर नहीं लिख सकते। कलम पे पहरा बोलते नहीं है, कलम पे पहरा, आवाज़ पे पहरा, वो यही होते हैं। सत्ता में एक और आपको बात बताऊं, जितना व्यक्ति संघर्ष करता सत्ता में आने के लिए, उससे ज्यादा संघर्ष करता सत्ता में बने रहने के लिए। जब उसको एक बार सत्ता का नशा लग जाता है, कुर्सी का नशा, सरकारी नशा, जब उसको एक प्रोटोकॉल मिलता है सरकारी, और जब एक उसको महसूस करता है कि आम जनता में तेरा क्या प्रभाव है, तो लोग तुझे सलाम कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, जयमाला, गुणगान, माइक, ये वो सब, तो इतनी उसको जो है सरकारी पावर का नशा हो जाता है, वो हर हालत में चाहता है कि कुर्सी ना चली जाए। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ आके फिर क्या है, जो शासक होता है, जो सत्ताधारी होते हैं, फिर वो निरंकुश हो जाते हैं कि हमें अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे आजकल क्या चल रहा है, जितनी भी गवर्नमेंट, ये राजनीतिक दल हैं, ये किसको प्रत्याशी बनाएंगे? उसको बनाएंगे जो चुनाव जीत सकता हो, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करे, चाहे बूथ लूटे या करे, या जो वोटर उनको धमकाए, उनको प्रभावित करे, खिला के पिला के या पैसे बांट के करे, भाई 1000 रुपये पर वोट, 2000 रुपये पर वोट, या मतलब बहुत सारे साधन होते हैं वोट प्रभावित करने के लिए। आम आदमी क्या है था, बड़ा फ्लेक्सिबल होता, बहुत आसानी से बहक जाता, ढोलमुल रवैये का होता, कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती आम आदमी की। हाँ, उसको बहकाना मतलब ज्यादा, हाँ इजी है, मतलब थोड़ी चीजों में। वोट की ताकत इतनी बहुत बड़ी पावर है जो लोकतंत्र ने हमारे दी हुई है, उसको हम बहुत सस्ते में दे देते हैं। तो सबसे जो है कठिन है सत्ता में बने रहना, उसके लिए सरकारें मनमानी करती हैं, इसके दुष्परिणाम आम जनता को झेलने पड़ते हैं। तो सर, जैसे अभी हमने बात करी, आपने एक पॉइंट भी बताया कि हम थोड़ा जेनजी के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे अभी रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है नेपाल में, जैसा आपने देखा कि वो कॉज तो अच्छा था कि करप्शन के लिए वो उन्होंने एक मोर्चा उठाया, ये प्रोटेस्ट, पर तरीका बहुत ही गलत था कि काफी लोगों के घर जला दिए, बहुत टूरिस्ट जो वहां पे थे उन लोगों को दिक्कत हुई इंडिया में वापस आने में, तो काफी चीजें थी। तो आपको क्या लगता है वो रास्ता सही है? ऐसा कुछ इंडिया में भी लोग कर सकते हैं? कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा पड़ा उनके लिए। देखो, जैन जी एक ऐसा वर्ग है जिसमें 12 से लेकर और शायद 28 वर्ष तक के युवा हैं। हाँ। ये इसमें एनर्जी बहुत होती है। हाँ। कुछ कर गुजरने के लिए इनकी भावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। लेकिन क्या है, आंदोलन तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। जैसा आपने कहा कि कुछ चीजें गलत हो गई, आगजनी हो गई, कुछ लोग मारे गए। इसीलिए किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एक लीडरशिप की आवश्यकता होती है, एक मैच्योर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अनुभवी की, जो उस आंदोलन को कंट्रोल भी कर सके। कि आंदोलन बेलगाम ना हो जाए। तो जब आंदोलन बेलगाम हो जाता है तो उसके फिर उसमें कुछ गलत चीजें भी हो जाती हैं। तो ये परिणाम हमें इसीलिए आए क्योंकि उस आंदोलन को कोई लीड नहीं कर रहा था। नए बच्चे थे, सोशल मीडिया की देन, ये बच्चे इस युग में पैदा हुए हैं कि पैदा होते इनके हाथ में मोबाइल आ गया। तो ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है। अब शुरुआत कर देंगे हर चीज को, ये उसे ले भी जाएंगे ऊंचाई तक, फिर लास्ट में आके फिर ये फेलियर हो जाते हैं, उसको फिर संभाल नहीं पाते। उसकी योजना नहीं है इनके पास, कंट्रोल, आंदोलन को कैसे कंट्रोल करना। आपने सफलता प्राप्त कर ली, आपने सरकार को हटा भी दिया, बहुत बड़ी है, कम नहीं है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनकी। देखो, पिछले कई देशों में ये चीजें देखने को मिली है। जो जैन जी ने यहाँ पे किया है वो श्रीलंका में भी हुआ है, बांग्लादेश में भी हुआ है, और आने वाले और देशों में भी अभी आपको देखने को मिल सकता है। इस वर्क को, जो जैन जी में आता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी पावर है, हमारे देश में बहुत बड़ी शक्ति है ये।
जो भी संगठन इस वर्ग को साध के चलेगा उसको कोई ऊंचाई पर पहुंचने से रोक नहीं सकता। बस सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि इनको कंट्रोल करना। ये जब बेलगाम हो जाते हैं तो फिर किसी की सुनते नहीं है। इसके लिए एक सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि इनकी भी एक कमेटी होनी चाहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग होने चाहिए जो कि लास्ट में कि कौन डिसीजन ले। अब मान लिया इनसे पूछा जाएगा बच्चों से, बताओ हमने आपकी बात मान ली, सरकार गिरा दी, हाँ। ठीक, आपने मार दिया लोगों को, ये अगजनी, अब आगे बताओ हमें क्या करना। हम आपसे ही पूछ रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़ी होगी सरकार। अब ये कुछ क्योंकि अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है गवर्नमेंट को कैसे चलाना है। तो दो चीजें, या तो कोई इनके पीछे है, इनको फ्रंट पे किया हुआ है, तो या तो फिर वो डिसीजन लेंगे, या फिर ओपन हो कि कौन चला रहा है इस आंदोलन को, वो डिसीजन लेंगे। तो ये सच बात है कि इस कैटेगरी को कोई भी देश इग्नोर नहीं करेगा। और आने वाले दिनों में अगर सरकारें निरंकुश हो गई और तानाशाही की जनता पे, तो इसके परिणाम आने वाले समय में कोई भी देश भुगत सकता है, उसमें चाहे भारत है या कोई भी है। हालांकि भारत की जो विचारधारा वो बिल्कुल अलग करेगी। हाँ, यहाँ की विचारधारा को हम दूसरे देशों से नहीं जोड़ सकते। हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति आज भी धार्मिक है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, कहीं भी रह रहा है, दूसरे देश में भी रह रहा है, तो वो 90% सब अपने घर पूजा पाठ करते हैं, छोटी मोटी, चाहे कम करें या ज्यादा करें। धार्मिक आयोजन में पढ़े लिखे सबसे ज्यादा भाग ले रहे हैं। क्या समझे, धर्म ये समझो जनता के लिए एक अफीम कहा गया है कि धर्म एक अफीम है, और धर्म ही जनता को कंट्रोल भी करता है। जब सरकारों से जनता बाहर हो जाती है कंट्रोल से, तो फिर धर्म का सहारा लेते हैं ऊपर बैठे हुए लोग। धर्म हमारे बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पाखंड खतरा है। अगर सच्चा धर्म है तो वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो धर्म के नाम पे पाखंड फैलाया जाता है, उससे हमारे देश को, समाज को, मनुष्यता को भी खतरा है। इसके दुष्परिणाम हम लोग समय समय पर देखते भी रहते हैं। हाँ, तो पाखंड पे चोट करनी चाहिए सरकारों को भी, और आम आदमी को भी समझना चाहिए। खासकर पढ़े लिखे जो वर्ग है उसको समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है, सनातन धर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है, पाखंड क्या होता है। अब कितने लोगों को पाखंडवाद के नाम पे करोड़पति अरबपति बना गया बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि बच्चे रिसर्च नहीं करते। कोई चीज बता दी गई है मान लिया और सोशल मीडिया पे डाल दी गई है और वो वायरल हो जा रही है किसी चीज में, तो आप उसकी गहराई में नहीं जाते। तो वो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। जी, तो जैसा अभी हमने बात करी स्पिरिचुअल के बारे में, तो जैसे धर्म अधर्म के लोग, हर तरीके के लोग हैं। सनातन धर्म आज के टाइम में बहुत ज्यादा मतलब एक स्पेस आ चुका है उसका, और इसलिए भी आ चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जमाना है। लोग ज्यादातर प्रमोट कर रहे हैं, लोग ज्यादातर जगह ऐसी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, काशी हो गया, वृंदावन हो गया, उज्जैन हो गया, लोग काफी ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। भले वो रील बनाने के लिए जा रहे हों, लेकिन वो वहां ज्यादातर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो आपको ये कितना मतलब ठीक लगता है? जैसे अभी हम रिसेंटली देखे तो प्रेमानंद गुरु जी जो हैं महाराज जी, उनके बारे में, अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में, तो कुछ ना कुछ पॉइंटर्स वैसे भी आ रहे हैं कि जो नेगेटिव में है, जो अच्छे नहीं लग रहे हैं लोगों को। जैसे लिविंग रिलेशनशिप पे उन्होंने बोला था बहुत कुछ। देखो ऐसा है मैम, जो आपने बात रखी है लिव इन रिलेशन वाली, एक्चुअली में क्या, हमारे देश का कल्चर इस तरह का है नहीं। हाँ। हमारे देश की जो संस्कृति है वो इस चीज की इजाजत नहीं देती है, और इस तरह के युवाओं को या कोई भी कैटेगरी के हैं उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसमें आपका एक जुड़ाव नहीं हो पाता, आप परख रहे हैं। हाँ। और एक कहावत है कि परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखने में कोई अपना नहीं रहता है। तो हमारे जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो प्रेमानंद जी हैं, चाहे वो अनिरुद्ध आचार्य हैं, वो कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ समझने का फर्क। आप ये देखिए कि कितने लोग इस पे
कमेंट्स कर रहे हैं नेगेटिव और कितने पॉजिटिव कर रहे हैं। हाँ। उसका रेशो देखो ना, तभी तो आप किसी नतीजे पे पहुंचोगे। भाई आपने देखा होगा टीवी में डिबेट वगैरह चलती हैं, कुछ चुनिंदा महिलाएं हैं जो जिन्होंने उसके इस पे against, हाँ। अगेंस्ट चला। कोई भी सामान्य महिला या पुरुष तो कोई सामने आया ही नहीं है इस बात पे, एक दो को छोड़ दें तो। लेकिन महिलाओं में भी गिनती की महिलाएं हैं, और इसमें भी ज्यादा जो महिलाएं हैं उन्होंने इन महिलाओं का विरोध किया। जो प्रेमानंद जी महाराज का या अनुरुद्धाचार्य जी का विरोध कर रही हैं, उनका विरोध महिलाएं ही कर रही हैं। हाँ। हमारे देश की। तो हमारे देश में जो सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, जो संस्कार हैं हमारे, वो इन चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारे यहाँ माता सीता को मानते हैं, राधा को मानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की मानते हैं। तो हमारे यहाँ महिलाओं को पूजा गया है। हाँ, उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उपभोक्ता की वस्तु नहीं मानते हैं हमारे यहाँ। तो हमारी एक कल्चर है जो कि विश्व में कहीं नहीं है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, वो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे। और आज की तारीख में तो आप देखोगे जो वेस्टर्न में रहने वाले लोग हैं वो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और हम उनकी कर रहे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं। हम जो हमारी पावर है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, इनको कोई पढ़ना नहीं चाहता। इसका फिर लोग क्या वो फायदा उठाते हैं जिनको अधकचरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। वो कुछ भी बोल देंगे, आप 1 मिनट में कमेंट कर दोगे, आप बगैर सोचे समझे। आपको जो कि पता नहीं है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, या ये समझो हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमें सत्य से दूर रखा जा रहा। मे भी पॉसिबल, ये भी हो सकता। सनातन के बगैर तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। सनातन का मतलब है सत्य। सत्य का मतलब है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। सत्य का मतलब है शिव, देवों को देव महादेव शिव, जो है भी और नहीं भी है, जो आदि है, जो अनंत है, जिनका कोई आकार नहीं है, जो शून्य है। जो शून्य पर सवार है, समझो उसने शिव को पा लिया। क्या समझे? तो सनातन तो एक बड़ा विस्तार इसका रूप है, बहुत बड़ा रूप है। जो सनातन को समझ जाएगा वो तो ये सब ये सब बेकार की चीजें हैं। हाँ, ये एक वर्ग है कि अट्रैक्शन पैदा करता था, ये शारीरिक अट्रैक्शन पैदा करता है एक एज ग्रुप में आने के बाद में। और अब क्योंकि सरकार ने नियम बना दिए, माननीय न्यायालय ने बना दिया, तो कोई कह तो सकता नहीं कुछ। आप सोशल तरीके से विरोध कर सकते हो, कानूनी तरीके से विरोध नहीं कर सकते। अगर आप बालिग हो तो कोई भी आदमी आपको रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी इसको सरकार को भी विचार करने की जरूरत है और माननीय न्यायालय को भी विचार करने की जरूरत है कि हमारे देश के लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई भी कानून हमें जन भावना का एक रेशो देख के बनाना चाहिए। कुछ लोगों की विचारधारा गलत चलने की हो सकती है, लेकिन पूरा देश थोड़ी चल रहा है उस रास्ते पे। तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। तो जैसा कि अब मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है जो हमारे सीएम है यूपी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? देखो, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, तो उसमें काफी सुधार हुआ। हाँ। आज अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। हाँ, दिमाग में जो एनकाउंटर वाली चीजें थी। हाँ, काफी जो एनकाउंटर उन्होंने किए हैं, हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। हाँ। बेशक उनमें थोड़ी सी कमी आ गई है, लेकिन इसका पॉजिटिव असर गया है। योगी आदित्यनाथ जी को अगर खुल के काम करने दिया जाए, क्योंकि वो भी एक संगठन से बने हुए हैं, तो वो भी एक पार्टी का हिस्सा ही। तो पार्टी
में जो सीनियर लोग हैं उनका प्रेशर भी होता है, जो पार्टी में उनसे भी सीनियर हैं, जो सेंटर बॉडी है, तो उनका अपना प्रेशर होता है। लेकिन ऑल ओवर ये है कि अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार वो सरकार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी का आज भी लोग समर्थन कर रहे हैं, और उन्होंने अपराधों पे बिल्कुल अंकुश लगाया हुआ है। हालांकि देखो, सरकार में कोई रहता काम करता है तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, 100% कहीं कुछ नहीं बिल्कुल सही नहीं हो सकता। सरकार में आदमी रहेगा तो गलतियां भी होंगी, काम करेगा तो गलतियां होंगी। 4 लोग आपका समर्थन करेंगे, 4 विरोध भी करेंगे। विपक्षी पार्टियां हैं, अपने मुद्दे उठाएंगी, वो कमी ढूंढेंगी सरकार में कि सरकार में ये कमियां, तो ये सब चलता रहे। लेकिन ऑल ओवर ये है कि हमारे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ जी पॉजिटिव अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए। तो जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट आपका देखेंगे, जितने भी दर्शकों या व्यूवर्स के लिए आपकी क्या 1-2 अगर आप कुछ उन्हें मैसेज देना चाहें अपने साइड से, जैसे आपकी पार्टी खुद की है, आप इतने सारे दल को संभाल रहे हैं, तो कुछ अगर आप उन्हें कहना चाहें। देखो, मेरा आपके पाठक वर्ग को भी और सामान्य जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए, आप कोई भी काम करें जीवन में, उसे ईमानदारी से करें, और काम या लक्ष्य कोई भी ना छोटा होता ना बड़ा होता। हाँ। आप उस काम को करो जिसमें आपको आत्मिक संतुष्टि हो। दूसरों के कहने से या दूसरों को देखकर कोई काम ना करें। फील्ड सब अच्छे हैं, और किसी भी चीज को प्रेस्टीज इशू ना बनाए कि उसने ये किया मैं भी ये करूंगा। हाँ, कंपैरिजन। हाँ, एक चीज, एक डायलॉग भी है फिल्म में कि रास्तों की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। एक कोई फिल्म आई थी। लेकिन मेरा ये मानना, लोग युवा बहुत उसको फॉलो करते हैं, मेरा ये मानना कि रास्तों की परवाह जरूर करनी चाहिए। मंजिल की तो छोड़ दो, आपको मंजिल कुछ नहीं होती है, रास्ते ही हैं जो कुछ है। हाँ। आपको रास्ते अपने ठीक रखने चाहिए, पॉजिटिव रखने चाहिए, सही रखने चाहिए। आप सही मार्ग पर चलो, मंजिल कुछ नहीं होती है। मंजिल कुछ नहीं होती, सफर होता है। हाँ। सफर आदमी का कहाँ खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो हमारा दिल और दिमाग ये कहे कि हम ठीक ट्रैक पे हैं, गलत ट्रैक पर नहीं है। हमारी वजह से किसी की स्वतंत्रता में खलल ना डले, हम किसी की दूसरे के संसाधनों पर अपनी निगाहें ना रखें। जो पास है वो पर्याप्त है। हाँ। उस पे चलें। हाँ। और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप स्वयं ही प्राप्त कर लोगे जो आपको करना। आपका माइंड लेवल जो है क्या है, वो अपने आप अपना लक्ष्य सेट कर लेगा। लेकिन दूसरों को देख के मत करो। हाँ। अपना रास्ता मत बदलो, नहीं तो आपने जो दूरी तय करी है आपको फिर वहीं से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अपने ट्रैक पर जा रहे थे और आपका मन विचलित होगा दूसरे को देख के, तो आप फिर वापस आओगे, फिर वहां दोबारा नई शुरुआत करोगे, तो आप अपना टाइम खराब किया ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो, जो आपके मन में है, लेकिन बेशर्ते कि आपका दिल भी उस चीज को देखे मेरा रास्ता ठीक है, सही रास्ते पे चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। जैसे आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करी है कि चाहे वो पॉलिटिक्स इशू हो, चाहे वो एजुकेशन इशू हो, जेनजी की जो पावर है उस बारे में। तो आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगे, और आगे भी कुछ एपिसोड्स हम सर के साथ देखेंगे जिसमें हम और डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, एंड थैंक यू टॉक विद फील। कीप सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट।